वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, जो कि हमारा संख्या पद्धति चैप्टर होगा। और संख्या पद्धति से संबंधित जो भी संख्या के बारे में तथ्य था वो मैंने बता दिया है, और आप मेरे चैनल में विजिट करके वो तमाम चीज़ देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात आपको मैंने परिमेय संख्या से संबंधित तमाम चीज़ बता दिया है। तो देखिए कि परिमेय संख्या पहले कहते किसको है, एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को। तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। और जो हमारा q होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वह हमारा परिमेय संख्या होगा। अर्थात परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर जो होगा वह शून्य के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, तो हमने तो लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है, यह भी एक प्रश्न है। तो देखिए शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 यानी कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है। ये आपको माइंड में सेट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है तो 2 क्या है, 2 को 1 से गुना है, आगे में प्लस है और इसके नीचे भी 1 है। ये हमेशा कोई भी संख्या लेकर चलता है, चाहे जो भी संख्या रहे। तो जैसे कि मान लीजिए -2 दे दिया है, तो यहां पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दे दिया है माइनस, लेकिन यहां पर आपने देखा कि 2 के आगे कुछ दिया नहीं था, तो इसका मतलब वहां पर प्लस है। तो यहां पर देखिए -2 है, तो इसके नीचे हमारा क्या है, 1 तो है ही, और ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई भी है, अर्थात इसका वैल्यू में कोई डिफरेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस प्रकार 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। तो क्या शून्य को 0/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि शून्य क्या है, p है, और 1 हमारा क्या है, q है। तो यहां प्रश्न से आप देख रहे हैं कि जहां p और q पूर्णांक है, तो p भी देखिए हमारा क्या है, शून्य है, तो एक पूर्णांक है। इसी प्रकार एक आप देख रहे हैं q, ये भी हमारा एक पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यानी कि हमारा जो q है, यानी q क्या है, 1 है, 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात 0/1 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है। तो यहां पर लिख देते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 0/1 ये लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर आपने स्पष्ट रूप से भी देखा कि जो है शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक बार मैं आपको और इसका थोड़ा सा हिंट दे दूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यदि आपसे पूछ दे कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा हाँ 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। अगर आपसे पूछ दे क्या -3 एक परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ, आपका जवाब आएगा हाँ। तो चूंकि हम -3 को भी -3/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको पूछ दे कि 2/5 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि हमारा जो ये देखिए 2 क्या है, p है, और 5 क्या है, q है। यानी कि अंश बटा हर, यानी परिमेय संख्या को सदैव अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जहां हर 0 के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार 2/5 हमारा एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। -3 भी एक परिमेय संख्या होगा, -2 भी एक परिमेय संख्या होगा, और +2 भी एक परिमेय संख्या होगा, और 0 भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि पहला नंबर का क्वेश्चन
क्या है और उसका हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे या कैसे कर सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग दूसरे नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच अनंत हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न में यह दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर 6, 5, 4, 3, 10, 50 कह सकता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ज्ञात करने का सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं और आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां क्या दिया है प्रश्न में, 3 और 4 के बीच, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या यानी कि 6 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि देखिए सिंपल टेक्निक आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। माना कि a बराबर, यानी इसको हम a मानेंगे, a बराबर 3 मानेंगे और इसको हम b मानेंगे तथा b बराबर हम यहां पर लिखेंगे 4, ठीक है। और देखिए कितना परिमेय संख्या कह रहा है, तो कह रहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख देंगे तथा n बराबर 6, चूंकि 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो चूंकि पहले हम इसको a बराबर 3 और b बराबर इसको 4 मानेंगे तथा n बराबर 6 लिख देंगे, चूंकि 6 परिमेय संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब एक आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यानी कि सूत्र, यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में जो अगर आप अनंत परिमेय संख्या निकालिएगा तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर लिखेंगे d इक्वल टू, d माना डिस्टेंस, d इक्वल टू b माइनस a, यानी कि b माइनस a बाय n प्लस 1, ठीक है। तो b कितना है, देखिए b कितना है हमारा यहां पर 4 है, b के लिए 4 है और a के लिए कितना है, तो a के लिए हमारा कितना है -3 बाय n प्लस 1, n के लिए कितना है तो 6 है, चूंकि 6 परिमेय संख्या का रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 में से यदि आप 3 घटाइएगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1 और 6 में यदि आप 1 जोड़ दीजिएगा तो 7, जो कि d का वैल्यू होगा। अब चूंकि 6 परिमेय संख्या का रहा है याद करने के लिए, तो अब देखिए अतः अब यहां पर आप डायरेक्ट इसको निकालते जाइए। अतः 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इस प्रकार होंगे, संख्या इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर आप लिखिएगा a प्लस 1d, उसके बाद a प्लस 2d, फिर लिखिएगा a प्लस 3d, फिर लिखिएगा a प्लस 4d, फिर लिखिएगा a प्लस 5d। तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, चूंकि 6 कह रहा है तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते जाइए, जितना आपको लिखना है, जितना कहेगा उतना कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि a के लिए वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो यहां पर आप मान रखिए, तो 3 हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाई d, यानी कि d ही होगा, तो d का वैल्यू कितना है 1/7, तो यहां आप लिख दीजिए 1/7। इसी प्रकार यहां देखिए a के लिए कितना है 3 है, 3। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई डी, यानी कि 2 गुना डी का वैल्यू कितना है 1/7, तो 2 गुना 1/7 कीजिएगा तो कितना होगा 2/7, तो यहां पर हम लिख देंगे डायरेक्ट 2/7। इसी प्रकार यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए के लिए कितना है, देखिए ए के लिए हमारा 3 है, 3 लिख दिए, और 3d, तो 3 गुना डी का वैल्यू कितना है 1/7, तो 3 गुना 1/7 दैट मीन्स 3/7। इसी तरह से लिखते जाएंगे हम लोग 3/7, यहां पर भी लिख देंगे 3 प्लस 4/7, यहां लिख देंगे 3 प्लस 5/7, यहां लिखेंगे 3 प्लस 6/7, यही होगा। अब इसको हम सॉल्व खाली कर लेंगे तो हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए अब इसका लघुत्तम लीजिए, 7 21 1 22, 22/7, 7 21 2 23, 23/7, 7 21 3 21 3, 21 22 23 24,
यानी कि इस तरह से हो जाएगा हमारा 24/7। फिर इसी प्रकार इसको कीजिएगा तो ऐसे चलेगा 25/7, फिर 7 21 21 5 26/7, फिर हमारा हो जाएगा 7 21 6 21 6 1 यानी कि 27/7। तो आप दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने दूसरा नंबर का सवाल समझा। अब देखिए यह भी क्या है, 3 और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में आपको प्रोवाइड किया गया था यहां पर कि 6 परिमेय संख्या निकालिए। लेकिन अगर हमको यहां पर कह देता कि आप 50 परिमेय संख्या निकालिए तो इसी चीज को, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाते। जैसे आपने यहां पर देखा a+1d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+6d, a+7d, a+8d, a+9d, आप अनंत तक इसे ले जा सकते हैं और आप दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। इसी प्रकार अब तीसरा नंबर सवाल जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, माना कि a = 3/5 तथा b = 4/5 एवं n देखिए n कितना दे रहा है 5, तो यहां पर 5 लिख दीजिए। अब यहां पर आपको सूत्र पता है तो यहां लिख दीजिए सूत्रानुसार आप क्या जानते हैं कि d = b - a/n+1, जस्ट लाइक दैट है। तो देखिए b कितना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि b के लिए हमारा 4/5 है, माइनस a के लिए कितना है 3/5 बाय n+1, तो n के लिए कितना है तो 5+1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर हर समान रहे तो अंश और अंश अगर घटा में रहेगा तो घटेगा और यदि जोड़ में रहेगा तो जुटेगा। तो यहां आप देख रहे हैं घटा है और हर क्या है समान है, तो डायरेक्ट इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4 - 3/5 बाय 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। इस तरह से ये हमारा हो गया, 4 में से 3 गया तो 1/5/6/1, तो इसको भाग को हम गुना में बदल देंगे, अर्थात 1/5 गुना 1/6 बराबर हमारा हो जाएगा 1/30। अर्थात d का वैल्यू हमारा कितना निकला 1/30 निकल गया। अब आपको पता ही है, अब क्या कर रहा है कि 5 परिमेय संख्या, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्या इस प्रकार होंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो वही सूत्र यूज करेंगे, a+d अर्थात 1d, a+2d, फिर a+3d, फिर a+4d, फिर a+5d, यही होगा। अब आप यहां पर बैठा सकते हैं। तो a के लिए देखिए वैल्यू कितना है, a के लिए वैल्यू है हमारा 3/5 प्लस d के लिए वैल्यू कितना है 1/30। इसी प्रकार 3/5 प्लस 2d यानी कि 2 गुना d के लिए कितना है 1/30 है, तो 2 गुना 1/30, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/30। फिर इसी प्रकार यहां लिखेंगे 3/5 प्लस 3/30, फिर इसको लिखेंगे इसी प्रकार 3/5 प्लस 4/30, फिर इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम 3/5 प्लस 5/30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 और 5 का पहले आप क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। तो 30 और 5 का एलसीएम कितना होता है 5 6 के 30, 5 1 5, यानी कि आपका इसका एलसीएम 30 हुआ। तो ये देखिए आपका 30 हो गया। ठीक है, 30 है, 30 को 5 से भाग दीजिएगा, 5 6 के 30, 6 कितना हो गया 18, और 18 यहां पर देखिए क्या है, यदि इसका एलसीएम लीजिएगा डायरेक्ट आपका हो जाएगा 19/30। अब इसमें क्या हो जाएगा इसी प्रकार 19/30,
उसके बाद हो जाएगा 20/30, फिर हो जाएगा 21/30, फिर हो जाएगा आपका 22/30, फिर आपका हो जाएगा 23/30, फिर आपका हो जाएगा 24/30। तो आपका कितना हो गया परिमेय संख्या? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को निकाल दिए। 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न से यहाँ पर 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के अनुसार, सूत्रानुसार। सूत्र जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसी सूत्र को फॉलो करके आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 3 तक को मैंने आपको बताया, 3 तक का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर लिख देंगे कथन सत्य है, कथन सत्य, यानी कि पहला नंबर का जो स्टेटमेंट है वह सत्य है। और यहां पर लिख देंगे, देखिए क्यों सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या, यानी 1 कहिएगा तो वह भी एक पूर्ण संख्या हुआ, 2 भी एक पूर्ण संख्या हुआ, 3 भी एक पूर्ण संख्या हुआ। इस तरह से गिनती की सभी संख्याएं अर्थात प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी एक प्राकृत संख्या ही होता है। क्योंकि देखे होंगे आप प्राकृत संख्या में, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि उसके पहले शून्य लगा दिया जाए तो शून्य से अगर प्राकृत संख्या के पहले शून्य को लगाया जाए तो वह संख्या हमारा एक पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहां पर हम लिख दिए कथन सत्य है। अब यहां पर लिख देंगे क्योंकि, कारण हम दे देते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था कथन सत्य है, क्यों सत्य है बताया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है। दूसरा नंबर दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक का बात कहा जा रहा है यहां पर। तो ये देखिए प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक है, यानी कि सारा पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए -2, ठीक है, -2 क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है। यहां भी आप देख सकते हैं कि -2 एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? ये कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह ऋण में है तो पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -3 भी एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, या जिसे हम अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के अनुपात में लिख सकते हैं, जहां हर 0 के बराबर नहीं होगा उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहां प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर जो होगा एक होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है, इसके पीछे का भी रीजन आपको हम बताते हैं, पहले आप लिख लीजिए कथन असत्य है। कारण 1/2। 1/2 क्या है, क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि आधा हो गया, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 1/2, 3/4 आप कह सकते हैं तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर को कंप्लीट किया। और अगर आप ये चीज पढ़ना चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ाया आज के क्लास में, एक्सरसाइज 1.2 यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से जो है हमारे चैनल पर आइए और तमाम तरह के चीज़ों को पढ़िए और बेनिफिट लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।